ये 7 राज्य देख रहे हैं, 7 सिस्टर्स, इनके ऊपर चाइना की भी नजर है कथित तौर पे। तो यूनुस तो खुल्लम खुल्ला न्योता देकर चाइना को चले आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गरजने वाले बादल अक्सर वर्षा नहीं करते हैं और बरसने वाले बहुत ज्यादा गर्जा नहीं करते हैं। भारत ने एक साथ 3 गेम चल दिया और इस 3 गेम ने पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया है। आप एक बार को सोचेंगे ना कि ये कैसे, ये कब प्लान हो गया और कैसे भारत ने एक्शन ले लिया। साल 2015 में कुछ चीज की शुरुआत हुई थी और ये अचानक से अभी फाइनल भी हो गई। भारत के एक बेहद खास दोस्त ने इसमें मदद भी कर दिया और ऊपर से डॉक्टर जयशंकर ने भी अपना दांव चल दिया है 80 देशों के साथ, वो भी नॉर्थ ईस्ट के इलाके को लेकर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही कमाल की खबर है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना बहुत ज्यादा बवाल कटता है, आज भी इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है कि भारत का सबसे कमजोर इलाका कौन सा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 7 सिस्टर राज्य अलग हो जाएगा। अगर किसी तरीके से ये ब्लॉक होता है रास्ता तो 7 सिस्टर्स का जुड़ाव भारत के मेनलैंड से टूट जाएगा और उस समय बड़ा आसान हो जाएगा कि इन पर कब्जा वगैरह कर लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश ही इस चीज को कह रहा है। साल 2017 में डोकलाम में जब चाइना पहुंच गया था तो चाइना का भी मंशा कुछ ऐसा ही था। डोकलाम वो रणनीतिक पोजीशन है जहां पर डोकलाम एक बहुत खास रणनीतिक पोजीशन है जहां से भारत को काउंटर करना चाइना के लिए आसान हो जाता। 2017 में जब वो सेना लेकर पहुंच गया था तो भारत ने भी भूटान की रक्षा के लिए वहां पर अपनी सेना को उतार दिया और बाद में सीज फायर हुआ, चीजें हटी, तब हटी जब दोनों तरफ की सेनाएं वापस अपनी अपनी जगह चली गई। भारत भी उस समय समझ चुका था कि ये एक ऐसा इलाका है जिसे मुझे बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा और भारत ने वहां अपने एयरबेस वगैरह को मॉडिफाई करना भी शुरू कर दिया था। अभी के कुछ हाल के दिनों में यूनुस चाइना पहुंचते हैं और यूनुस ने एक बार फिर से दुखती रग को उजागर कर दिया। यूनुस ने वही बात दोहरा दी, 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है। अभी अगर बात करें ना तो भारत ने यहाँ पर राफेल फाइटर जेट, S-400, त्रिशक्ति, इन सब की तैनाती कर दी है। पर इन सब की तैनाती के अलावे भारत ने 2 बड़े काम किए हैं और दूसरा काम तो इतना महत्वपूर्ण है, सुनकर ही कई सारे देशों के पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। पहली बात तो ये, डॉक्टर एस जयशंकर का एक वीडियो देखिए। नमस्कार, it is a pleasure to address the ambassadors meet for the Northeast Investor Summit 2025 organized by the Ministry of Development of Northeastern Region, DONA. This is a prelude to the Northeast Investor Summit scheduled for later this year. Excellencies, you are all aware that the Northeast region is at the heart of many key Indian policies. It could be Neighborhood First or Act East or the BIMSTEC. The Northeast adjoins 5 of our neighbors on land. Its boundaries are the interface between the Indian subcontinent and the ASEAN. Many of our recent initiatives involving immediate neighbors emanate from this very region. Others in the making are equally important, whether we speak of the Trilateral Highway or the Kaladan project. In every sense, it is a hub whose relevance will only grow with the passage of time. Our government has prioritized the development of the Northeast. Other speakers would highlight the resources and attention that has been devoted to it, especially in the last decade. We are seeking to address long-standing challenges, some emanating from our past history. The Purvodaya scheme is a particular endeavor in that regard. Some years ago, the Ministry of External Affairs also established the Act East Forum with Japan to meet the specific infrastructure needs of the Northeast. Since then, we have worked with individual states on their priorities. It was noteworthy that our G20 presidency witnessed an event in every single state, as a result of which their tourism potential has been highlighted. We also believe that in the development of a global workplace, the human resources of our northeastern states. इस वीडियो को लोगों ने हल्के में ले लिया। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने 80 देशों के राजदूतों को, राजनयिकों को संबोधित किया और उन्हें कहा कि आइए नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पर आगे बढ़िए। और यहाँ पर जो राजदूत थे, उन राजदूतों ने नॉर्थ ईस्ट इलाके को लेकर जानना शुरू कर दिया। कई कहा जा रहा है देशों ने अब नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर कथित तौर पर बातचीत करनी भी शुरू कर दी है।
है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे रिएक्शन और वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छा देखो यूनुस ने जब बोला तब इनकी आंखें खुली है, तब जाकर ये नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दे रहे हैं, इससे पहले इनको ध्यान नहीं आया था। तो यहाँ ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भारत अन्य देशों का निवेश करवाना चाहता है, इसे विकसित भी करवाना चाहता है। साथ ही साथ भारत वही फॉर्मूला लगा रहा है जो फॉर्मूला भारत ने बॉर्डर से लगते कश्मीर वाले इलाके में लगाया। बॉर्डर से लगते सारे राज्यों में अब भारत विदेशी निवेश के साथ साथ अपनी मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस इलाके में अब इन्वेस्टमेंट आएगा। और दूसरी बड़ी चीज क्या हुई है, अभी नहीं बल्कि साल 2015 में ही प्लान बनना शुरू हो गया था। साल 2014 में नई सरकार आती है और उसके बाद ये देखने को मिलता है कि नई रणनीति भारत में शुरू हो जाती है साल 2015 में। साल 2015 में 4 देशों की एक बैठक होती है और इस बैठक में कौन कौन रहते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। इन 4 देशों में एक प्लान बनता है और प्लान ये बनता है कि हम सड़कों से एक दूसरे को जोड़ेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम था BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। लेकिन ये परियोजना कागजों पे रहती है, फिर धीरे धीरे कुछ बात आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत धीमी धीमी चल रही थी। अब इस परियोजना के तहत क्या था, इस मैप को जरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। भारत के कई पोर्ट और भारत के एयरपोर्ट जुड़ेंगे नेपाल से होते हुए और भूटान से होते हुए चितगांव पोर्ट तक, और बांग्लादेश जुड़ेगा कोलकाता पोर्ट तक और फिर कोलकाता से भारत के सड़क मार्ग को अपना लेगा तो सड़क मार्ग से ये जुड़ता चला जाएगा नेपाल, भूटान वगैरह से। कुछ इस तरीके से इन 4 देशों के बीच में एक प्लान बना था। अभी इस प्लान को एक्टिव कर दिया गया है। कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट प्रोटोकॉल अब रेडी हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा और साधारण मतलब समझिए, इसमें लगभग हर तरह के वाहनों को अब इस रास्ते से भेजा जा सकता है एक दूसरे जगह में, बांग्लादेश के अंदर, भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर और भारत के अंदर। नाम है इसका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। अब ये प्रोटोकॉल स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि अब इसका ट्रायल रन शुरू हो रहा है। अब भारत के लिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और मैंने क्यों कहा कि ये गेम चेंजर है, भारत अब आराम से नेपाल के रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकता है और भूटान के रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकता है आपातकालीन स्थिति में। जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को छोटा माना जा रहा था वो अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर छोटा नहीं रह गया। भारत इसका इस्तेमाल व्यवसाय में भी कर सकता है और व्यवसाय में ऐसे कर सकता है कि भारत यहाँ से भूटान होते हुए आराम से अपने 7 सिस्टर्स तक पहुँच हासिल कर सकता है। अब भारत ने क्या किया है, एक तरफ देखिए ये एग्रीमेंट पास हो रहा है और दूसरी तरफ भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट को ही कैंसिल कर दिया। अब बांग्लादेश तो भारत से जुड़ा हुआ है, चाहे ऊपरी इलाके से कहें या फिर कोलकाता से कहें, यानी कि इस एग्रीमेंट का फायदा बांग्लादेश नहीं उठा सकता है बल्कि भारत उठाएगा। भारत अब नेपाल, भूटान दोनों का इस्तेमाल करेगा और दोनों का इस्तेमाल करके आपातकालीन स्थिति में भी अपने 7 सिस्टर्स के पास पहुंच को बना लेगा। वैसे आपको बता दूं, जब इस एग्रीमेंट को बनाया जा रहा था ना, तब कहा जा रहा था कि ये एग्रीमेंट एक बार चालू हो गया तो बांग्लादेश को 300% तक व्यापार बढ़ जाएगा। इसलिए व्यापार बढ़ जाएगा क्योंकि फिर ये नेपाल तक, भूटान तक और भी इलाकों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अब ये एग्रीमेंट तो फाइनल जरूर हो रहा है, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मदद भी इससे बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।